जुंडन महाद्वीप पर डोंगिंग रियल्म के आध्यात्मिक स्वर्ग में कई फ्लोटिंग लैंड्स हैं। सेलेस्टियल डेमन सेक्ट की एम्प्रेस शादी करने वाली हैं। कोई अनाउंस करता है कि सेरेमनी शुरू होने वाली है और सबको अपनी सीट्स लेने को कहता है। आते हुए गेस्ट्स को ग्रीटिंग करता है। सेरेमनी हॉल के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। लिंग श्याओ वेन्यू में एंटर करता है और एक एल्डर उसे वीआईपी एरिया में बैठने को कहता है। अन्य गेस्ट्स लिन की प्रेजेंस नोटिस करते हैं और कमेंट करते हैं कि वो रियल्म का थर्ड प्रिंस है और बहुत टैलेंटेड, लेकिन फिर भी एम्प्रेस से बहुत नीचे। वो अभी भी निंग टियान से बेहतर है, उस लूजर से जो वहां 3 साल से वर्क कर रहा है और अभी भी 1 स्टार वॉरियर है। यंग मैन कहता है कि उसे समझ नहीं आता क्यों एम्प्रेस ने एक लूजर को हस्बैंड चुना, लेकिन दूसरा गेस्ट उसे चुप रहने को कहता है वरना डांट पड़ेगी। इस बीच डेमन सेक्ट की एम्प्रेस के रेजिलेंस में निंग टियान कमेंट करता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो एक दिन टाइम ट्रैवलर बन जाएगा और कल्टीवेशन वर्ल्ड में एंड अप हो जाएगा। उसे समझ नहीं आता क्यों वो सेक्ट के लिए 3 साल वर्क करने के बाद अभी भी 1 स्टार वॉरियर है। लगता है पूरा वेस्ट। प्रोटैगनिस्ट बिलीव नहीं कर सकता कि वो उस दिन सेक्ट की एम्प्रेस से सच में शादी कर रहा है, वो भी ऐसे स्टाइलिश क्लोथ्स में ड्रेस्ड। सब कुछ मेस है। रूम के बाहर नॉइज सुनाई देती है। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और एक महिला एंटर करती है। वो पूछती है कि क्या वो जाग रहा है, फिर डायरेक्ट पॉइंट पर आती है। कहती है कि उसे समझना चाहिए कि मैरिज सिर्फ शो के लिए है। वो लू वूकिंग है, द इमॉर्टल एम्प्रेस। निंग उस इन्फॉर्मेशन से शॉक्ड है। वो कंक्लूड करती है कि अगर उसके बारे में कोई फिल्थी थॉट्स हैं तो वो क्रूअल एंड मीट करेगा। निंग अपने आप में थिंक करता है कि यहाँ तक कि उसकी मैरिज भी एक लाए है। सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है शॉक सिस्टम होस्ट एक्टिवेट करने पर। उसे कंफ्यूज छोड़ता है। लू पूछती है कि क्या उसने सुना जो उसने अभी कहा। यंग मैन रिफ्लेक्ट करता है कि ऐसे हॉरिबल सिस्टम के साथ वो कभी अपनी स्टेटस से एस्केप नहीं करेगा या फेट चेंज नहीं करेगा। वो जानना चाहता है कि सिस्टम को कैसे आउटस्मार्ट कर सकता है और उसे बताता है कि डेड प्रिटेंड करना बंद करे और आंसर दे। एंग्रीली एम्प्रेस कहती है कि वो एक बार और पूछेगी कि क्या उसने उसे हर्ट किया। शाउटिंग निंग उसे शटअप बताता है क्योंकि वो वहां बिजी है। एम्प्रेस उसकी रिएक्शन से स्टन हो जाती है। फ्यूरी से एक्सप्लोडिंग, वो पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। यंग मैन रियलाइज करता है कि ये शायद एंड हो सकता है। वो भूल गया कि किससे बात कर रहा था। जैसे वो उसे एलिमिनेट करना चाहती है, एफर्टलेसली कर सकती है। स्टैमरिंग वो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है फर्स्ट शॉक कंप्लीट करने पर और कहता है कि उसकी रिवॉर्ड ऑरा सप्रेशन स्किल है जो 3 घंटे तक लास्ट करती है। वो रियलाइज करता है कि सिस्टम ऐसे वर्क करता है। उसे बात बैक करने पर रिवॉर्ड मिली। उसे कूल रहना चाहिए। उनकी स्टेटस गैप इनॉर्मस है और अगर वो फेक मैरिज चाहती भी है, मतलब उसे उससे कुछ चाहिए। एमसी कंक्लूड करता है कि ये महिला उसे इतनी आसानी से रिड ऑफ नहीं करेगी, बिना पहले जो चाहती है वो पाए। फिर वो रियलाइज करता है कि उसके पास अपर हैंड है ज़्यादा रिवॉर्ड्स अर्न करने का। वो स्टैंड अप होता है और उसके सामने फुट स्टॉम्प करता है। कहता है कि वो उसका हस्बैंड है और पूछता है कि क्या उसे उसके स्पीक करने के वे पर कोई ऑब्जेक्शन है। सिस्टम रीअपियर होता है, कॉन्ग्रेचुलेट करता है ऑर्डिनरी शॉक कंप्लीट करने पर। उसकी रिवॉर्ड ब्लड पिल है जो फिजिकल स्ट्रेंथ रिस्टोर करती है और मेरिडियंस को ऐड करती है। निंग रियलाइज करता है कि उसे सिचुएशन का एडवांटेज लेना है जब तक लास्ट करता है। सो वो कहता है कि चूंकि वे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उन्हें वो करना चाहिए जो कपल्स करते हैं। एम्प्रेस उसके वर्ड्स पर स्पीचलेस है। सिस्टम कहता है कि उसने अनदर शॉक कॉज किया। उसकी पिल ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो गई। वो एनर्जी 10 टाइम्स फास्टर अब्जॉर्ब कर रहा है और उसकी मार्शल आर्ट्स नॉलेज बढ़ गई है। यंग मैन आंखें क्लोज करता है, बॉडी में पावर सर्ज फील करता है। अब उसे ट्रैश फील नहीं करना पड़ेगा। रेज से फुल, एम्प्रेस कहती है कि क्या उसका फाइनल विश है और उसे अटैक करती है। वो फ्लाइंग सेंट हो जाता है। क्या पावरफुल स्ट्राइक थी वो। लू चार्ज फॉरवर्ड करती है, यंग मैन की चेस्ट पर हैंड प्लेस करती है और पूछती है कि डाइंग से पहले वो क्या विश करता है। वो रियलाइज करता है कि वो सच में इसे गो थ्रू कर सकती है। सो वो ऑरा सप्रेशन एक्टिवेट करता है। अचानक एम्प्रेस की पावर्स डिसिपेट हो जाती हैं। वो वंडर करती है कि उसकी ऑरा अचानक ऐसे क्यों एक्ट कर रही है। वो पूछती है कि ये कैसे हो रहा है और क्यों उसकी पावर्स वर्क नहीं कर रही। निंग उस एबिलिटी की स्ट्रेंथ से अमेज्ड है। महिला उसके ऊपर कोलैप्स हो जाती है, ऑलमोस्ट लाइफलेस। फॉर्चुनेटली सिस्टम्स रिवॉर्ड वर्कड, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अगर वो रन भी करे तो इतनी दूर नहीं पहुंचेगा। जब टाइम रन आउट होगा तो कोई चांस नहीं। उसे फाइट करना पड़ेगा। वो टर्न करता है और एम्प्रेस के ऊपर आ जाता है, जो पूछती है कि वो कैसे डेयर करता है। दैट मेम रिफ्लेक्स की कम से कम डेंजर में रहते हुए कुछ सेटिस्फैक्शन फील कर सका। सोफी उसे अनदर बिग शॉक देना चाहती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने सेलेस्टियल डेमन सेक्ट की एम्प्रेस को कई बार शॉक किया है। 3 घंटे बाद निंग विंडो पर टी सिप कर रहा है, कमेंट करता है कि अब उसके लिए उसे रिड ऑफ करना टू लेट है। वो अभी भी उसके नीड्स के लिए यूजफुल है। वो थिंक करता है कि उसे पेशेंट रहना चाहिए। अगर वो अब उसे एलिमिनेट करे तो सेलेस्टियल डेमन मैनुअल नहीं मिलेगा और सेक्ट के फिर राइज करने का कोई वे नहीं।
गर्ल बेड पर सिट करती है। वो उसे कहती है कि नाइट को पैलेस आना, वेडिंग सेरेमनी प्लान के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी। निंग स्पीचलेस है और एम्प्रेस वॉक अवे करती है। एज एक्सपेक्टेड वो अभी भी उसके लिए यूजफुल है, लेकिन उसे ऐसे ट्रीट करना बहुत बोल्ड था। सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है वर्ल्ड शॉक कंप्लीट करने पर। उसकी रिवॉर्ड 10 साल की कल्टीवेशन है और वो कंफ्यूज्ड है। होस्ट 4 स्टार वॉरियर रियल में इवॉल्व होता है। कल्टीवेशन लेवल जो डेकेड्स लेता वो रैपिडली राइजिंग है। 1 घंटे बाद सिस्टम अनाउंस करता है होस्ट 6 स्टार वॉरियर रियल में इवॉल्व हो गया है। एट्रीब्यूट पैनल एक्टिवेटेड है। होस्ट अब वहां अपनी स्टैट्स देख सकता है और निंग रिलीव्ड फील करता है। उसकी प्रमोशन फाइनली कंप्लीट है। ही इज अ 6 स्टार ब्लैक वॉरियर विद कल्टीवेशन, मार्शल आर्ट्स नॉलेज और ऑरा अब्जॉर्प्शन 10 फोल्ड बढ़ी है। उसकी फिजिक डिवाइन डिस्क्राइब्ड है और यंग मैन सिस्टम से एक्सप्लेन करने को कहता है। सिस्टम रिस्पॉन्ड चूज नहीं करता। निंग कहता है वॉटएवर। इसका मतलब अभी भी यह है कि वो इस वर्ल्ड में फाइट बैक कर सकता है। नो मैटर कितना यूजफुल वो है, वो अब वैसा नहीं रहेगा। सो अगर उसकी वाइफ एम्प्रेस है तो एक दिन वो सबको दिखाएगा कि निंग टियान भी केपेबल है और वर्ल्ड के टॉप पर स्टैंड करने लायक स्ट्रांग है। शॉर्टली आफ्टर सेलेस्टियल डेमन पैलेस में सेलेस्टियल डेमन सेक्ट के 8 जनरेशंस के लीडर्स इकट्ठा हैं और कोई अनाउंस करता है एम्प्रेस लू वुकिंग का एंट्रेंस। एवरीवन इम्प्रेस्ड है। वो इमॉर्टल एम्परर के रियल्म पर है। वो एम्प्रेस के तौर पर इनक्रेडिबली वैल्यूएबल है। ब्यूटी और पावर दोनों पोजेस करती है। प्रिंस लिन थिंक्स अबाउट हाउ द एम्प्रेस ट्रूली अपनी रेपुटेशन पर खरी उतरती है, लेकिन शेम है कि वो उस पर्सन के साथ मैरी कर रही है। उसके बनल वाला मैन कहता है कि उसने सुना कि प्रिंस ने लंबे टाइम से एम्प्रेस को सीक्रेटली एडमायर किया है और उसके ओपिनियन में सिर्फ वही उसके वर्दी है। अर्थ किंग रियल्म से क्वांगशु ऐड करता है कि अगर वो प्रिंस होता तो एम्प्रेस को उस लूजर से मैरी होते सिर्फ बैठकर नहीं देखता। लिन सिचुएशन के थॉट से ट्रेम्बल करता है, फिर अपना ड्रिंक डाउन करता है और पूछता है कि वो उसके डिसीजंस में कैसे इंटरफियर कर सकता है। लेकिन डीप डाउन वो सच में देखना चाहता है कि उसके साथ मैरी करने वाला लूजर कौन है। एक एल्डर अनाउंस करता है कि एम्प्रेस आ गई है और अब हस्बैंड निंगहेन को वेलकम करने का टाइम है। ऑडियंस में कई विस्पास उठती हैं। पीपल कहते हैं निंग लो लेवल है, सिर्फ 1 स्टार वॉरियर। एल्डर शाउट करता है कि वो एंटर कर रहा है। गेट ओपन होता है लेकिन निंग वहां नहीं है। क्राउड वंडर करती है कि लूजर कहां है और कैसे डेयर करता है सेरेमनी में लेट होने का। अचानक निंग रनिंग इन आता है, जैसे वो नर्वस लाइटनिंग मंडप में संप्रदाय के रिकॉर्ड्स को देखता है और पूछता है कि उसने वो तकनीक सीखने में कितना समय लिया। वो सोच में पड़ जाता है। अगर वो कह दे कि उसने इसे सिर्फ 1 मिनट में सीख लिया तो शायद ये सस्पिशियस लगे, सो ही शुड से अ लॉन्गर टाइम। नर्वस लाइटनिंग बोलता है कि उसने इसे सीखने में 1 दिन लगाया। वहां मौजूद सभी लोग इस बयान से शॉक्ड हो जाते हैं। ये अनबिलीवेबल है कि उसने सिर्फ 1 दिन में इसे मास्टर कर लिया। फिर उसे एहसास होता है कि उसे और लंबा समय बोलना चाहिए था। वो तकनीक तो बहुत मुश्किल है। कॉमन लोग इसे सीखने की कोशिश में अपनी जान गंवा सकते हैं और सबसे टैलेंटेड लोग भी कम से कम 3 दिन लेते हैं। चिल्लाते हुए एल्डर बोलता है कि आखिरकार उन्हें एक ऐसा डिसाइपल मिला है जो एम्प्रेस को टक्कर दे सकता है। कोई कहता है कि निंग ने कहा था कि तुम 1 कदम में स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते और ना ही जीनियस बन सकते हो। फिर भी उसने 1 दिन में पाम तकनीक मास्टर कर ली। ही मस्ट बी ए जीनियस। सिस्टम अनाउंस करता है कि चूंकि उसने सेलेस्टियल डीमन सेक्ट के एल्डर्स को शॉक कर दिया, उसे रिवॉर्ड में 100 ऑरा कल्टीवेशंस मिलते हैं। एक जबरदस्त शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करती है। एल्डर निंग के सीने में रोते हुए भावुक हो जाता है। फिर वो पीछे हटता है और कहता है, ये छोटी मोटी बातें हैं, बड़ी चीजों में देरी नहीं हो सकती। वो एफिशिएंट लोगों का ध्यान खींचता है। अब समय है शुरू करने का। वो अब शादीशुदा हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सम्मान करने के लिए। सभी मेहमान इस जोड़े की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये परफेक्ट मैच है, एक हैंडसम मर्द और एक स्टनिंग औरत। स्वर्ग में बना एक परफेक्ट कपल। निंग सोचता है कि अभी कुछ पल पहले वो ट्रैश था और अब वो सबका प्यारा बन गया। कोई अनाउंस करता है कि पहला बाव स्वर्ग और पृथ्वी को। वो सोचता है कि चाहे कोई भी दुनिया हो, ताकतवर का समान हमेशा रियलिटी रहता है। वही आवाज़ दूसरा बाव एंसेस्टर्स को करने की घोषणा करती है और जोड़ा झुकता है। लू उसे देखती है और सोचती है कि काश डीमन स्टैचू सही हो, कि उससे शादी करके वो मैनुअल हासिल कर लेगी। कुछ महीने पहले सेलेस्टियल डीमन सेक्ट में पहाड़ के पीछे फॉरबिडन रीजन में एक गेट था। इसके जरिए एम्प्रेस अंदर गई और एक गलियारे में चली। गलियारे के अंत में एक विशाल पुरुष स्टैचू खड़ा था। वो स्टैचू के सामने रुकती है और कहती है कि अगर उसे उस लूजर से शादी करनी है तो उसे मैनुअल्स चाहिए। आधे साल में 5 एम्परर्स और 3 लॉर्ड्स उस सेक्ट पे कब्जा कर लेंगे। अगर उसे गॉड्स के रेल्म तक पहुंचना है तभी वो लड़ने के लिए मजबूत होगी। अगर उसे इस सब को खत्म करना है तो उसे गॉडेस बनना होगा, जो मैनुअल के साथ प्रैक्टिस करने से हो सकता है। सैकड़ों साल पहले
सेक्ट के कार्नल राइट के अनुसार लीडर को मैनुअल हासिल करना होता है। इसके लिए उन्हें डिवाइन फिजिक वाले से शादी करनी पड़ती है, भले ही वो लूजर हो जो कल्टीवेट नहीं कर सकता। उसका इरादा सेक्ट को कोलैप्स होने देने का बिल्कुल नहीं है। शादी में पति पत्नी जा रहे हैं और भीड़ कमेंट करती है कि एम्प्रेस तो शार्प है, जितना ग्रूम को देखो उतना बेहतर लगता है, जल्द ही एक पावरफुल बेबी आएगा। कोई सोचता है कि ये बात तुरंत अलायंस ऑफ लीडर्स को रिपोर्ट करनी होगी। सेलेस्टियल स्पिरिट रेल्म के यूथ अलायंस में एक व्यक्ति एल्डर्स को बताता है कि डीमन टेमर गुस्से में है और डीमंस को सेलेस्टियल डीमन सेक्ट ने अबैंडन कर दिया है। डीमनिस्ट लू वुकिंग के एक्सटर्मिनेशन के बारे में ओल्ड एम्परर जैन पूछता है कि चीजें कैसे चल रही हैं। एल्डर्स हु जिम से कहता है कि सब कुछ तैयार है। डीमनिस्ट को कोई आइडिया नहीं कि चीनफांग के दिमाग में क्या मैस है। दूसरा एल्डर कहता है कि उसने किसी रैंडम सर्वेंट से शादी की। एम्परर कहता है कि उसने भी ये सुना और कुंगशू ने भी उसे कांटेक्ट किया। वो फिजिक जेम लेता है, एक स्पिरिचुअल आइटम। इसके जरिए वो एल्डर कुंग का मैसेज खोलता है जो कहता है कि कुछ मेजर हुआ है। जेनशन पूछता है कि वो इतना पैनिक क्यों कर रहा है। कुंग कहता है कि लू वुकिंग ने सबको डिसीव किया, जिससे उसने शादी की। वो ट्रैश नहीं बल्कि एक जीनियस है। एल्डर कहता है कि उसे पता था कि ये इतना सिंपल नहीं होगा। लड़के का नाम है निंग टियन। वो पहले एक यूजफुल सर्वेंट था। मास्टर ने लिन शाओ को उस लूजर से डुएल करने को कहा, लेकिन निंग ने प्रिंस को एक पाम टेक्निक से हरा दिया जो उसने एक दिन में सीखी। सू कहता है कि ऐसा करना मिराकल से कम नहीं। चीनफांग अपने लीडर को बताता है कि इस आदमी को सीरियसली लेना होगा। एम्परर कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली एम्प्रेस ने अपनी चाल चल दी। उन्हें निंग टियन के बारे में सारी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। सेलेस्टियल डीमन सेक्ट को खत्म करना होगा, वरना सब ट्रबल में पड़ जाएंगे। उसी रात एम्प्रेस के कमरे में लू और निंग साथ बैठे हैं। वो सोचता है कि उसके डिवाइन फिजिक पर सबने रिएक्शन दिया सिवाय एम्प्रेस के। इस बीच वो अपने लंबे बाल ब्रश करती है। यंग मैन सोचता है कि उसे वीकअप करना होगा। वो अचानक उसका हस्बैंड बन गया। अगर सिस्टम ना आया होता तो बस एक नोबडी ही रहता। हु नोज अगर वो फ्यूचर में उसे विजिट भी करेगी। अगर उसे इस दुनिया में फुटहोल्ड चाहिए तो उसे अपनी पावर यूज करनी होगी। सो वो सिस्टम से फिजिकल चार्म एक्टिवेट करने को कहता है। वो मौके का फायदा उठाना चाहता है जब वो अकेले हैं और उसे फिर से शॉक करने के लिए देखना चाहता है कि क्या वो दिन की तरह ही है। स्माइलिंग निंग लू को पुकारता है, फिर कहता है कि शादी की रात का एक मोमेंट हजारों गोल्ड कॉइन्स के बराबर है, सो उन्हें कुछ साथ करना चाहिए। अनॉयड वो उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है कि उसे उसके स्पेशल फिजिक के बारे में पता है और ये उस पर वर्क नहीं करता। वो सोचता है कि एम्प्रेस का दिल अनब्रेकेबल है। फिर भी वो अपने पिजामाज में खड़ी होती है, जिससे निंग फ्लस्टर्ड और शॉक्ड हो जाता है। बोल्डली वो उसके पास आती है और कहती है कि वो ऐसा करना चाहती है, लेकिन गट्स नहीं है। निंग उसकी बातों से स्ट्रेस्ड हो जाता है और एम्प्रेस उसका मजाक उड़ाती रहती है। सो अगर वो अपनी डिग्निटी बचाने और उसे प्रूव करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वो मूव नहीं कर सकता और एम्प्रेस से पूछता है कि वो क्या कर रही है। लू कहती है कि उसने बस उसकी ऑरा को थोड़ा सप्रेस किया है और आज रात वो स्टैंडिंग ही सोएगा। फ्यूरियस वो उस पर चिल्लाता है कि उसे छोड़ दे और चैलेंज करता है कि रियल स्वॉर्ड्स और वेपन्स के साथ बेड पर फाइट करे, लेकिन लड़की उसे इग्नोर करती है। रात बीतती है और निंग को एहसास होता है कि एम्प्रेस उसे उस रात छोड़ने वाली नहीं। नो वे अराउंड इट। उनके बीच का गैप बहुत बड़ा है, लेकिन वो ट्रेन करेगा और देर सबेर दिखाएगा कि वो सबसे महान है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी कल्टीवेशन 3 गुना बढ़ गई है। अगली सुबह निंग बड़बड़ाता है कि लू बहुत रूड है और उसने उसे पूरी रात स्टैंडिंग रखा। उसने पूरी रात कल्टीवेट किया और 7 स्टार ब्लैक वॉरियर बन गया, लेकिन ये सिर्फ 1 स्टार एवोल्यूशन है, जो उसे बहुत स्लो लगता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि होस्ट अबंडेंट ऑरा वाली जगह चुन सकता है कल्टीवेट करने के लिए, और निंग इसके बारे में सोचता है। उसे ऐसी जगह पता है, प्राइमरी कल्टीवेशन ग्राउंड। वहां सेलेस्टियल डीमन सेक्ट की सारी ऑरा इकट्ठी होती है। इट्स परफेक्ट। सेक्ट के डिसाइपल्स वहां अपनी कल्टीवेशन स्पीड को 3 गुना कर सकते हैं। सभी निंग की प्रेजेंस नोटिस करते हैं और सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि सेक्ट का सबसे पॉपुलर पर्सन वहां है। ही इज अ कल्टीवेशन जीनियस। उसे ग्रोइंग कल्टीवेशन ऑरा इतनी अबंडेंट और प्योर लगती है। इट्स ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। लेकिन जल्द ही वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि ये अभी भी फास्ट इनफ नहीं है। आसपास के लोग शॉक्ड हैं कि उसे ये फास्ट इनफ नहीं लगता है वो अपनी कल्टीवेशन पावर को नॉर्मल रेट से 10 गुना तेजी से रिलीज कर सकता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका 10 गुना ऑरा अब्जॉर्प्शन एक्टिव है और पावर उसके आसपास फॉर्म होने लगती है। एनवायरमेंट ट्रेम्बल करने लगता है और एनर्जी पूरे एरिया में फ्लो करती है। लोग वंडर करते हैं कि क्या ये अर्थक्वेक है, लेकिन ये सिर्फ निंग है। वो पूरे कल्टीवेशन ग्राउंड की ऑरा अब्जॉर्ब कर रहा है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने डिसाइपल्स के ग्रुप को शॉक कर दिया और उसे रिवॉर्ड में रैंक्ड मूवमेंट टेक्निक वाटर ड्रैगन स्टेप मिलती है। वाटर ड्रैगन स्टेप की कल्टीवेशन स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है। वो सोचता है, अब इस मूवमेंट के साथ जगहों में अंदर बाहर करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब उनके बॉडी में ढेर सारी ऑरा स्टोर्ड है, लेकिन बिना न्यू एबिलिटीज के उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी नहीं है।
तो वो एक फीमेल डिसाइपल के पास जाते हैं और पूछते हैं कि सेक्स टेक्निक्स कहाँ रखी हैं। एक्साइटेड होकर वो उन्हें पितृपुरुष बुलाती है और जवाब देती है कि एक स्क्रिप्चर वॉल्ट है जो आज खुला हुआ है। वो उसका थैंक यू बोलते हैं और चल पड़ते हैं, लेकिन अचानक रुककर पूछते हैं कि उसने उन्हें अभी पितृपुरुष क्यों बुलाया। वो सोचते हैं मैं तो बस अर्ली 20 साल का हूं, फिर पेट्रियार्क कैसे। लेकिन वो डिसाइपल एक्सप्लेन करती है कि ये सेक्ट के रूल्स हैं, जो भी एम्प्रेस से शादी करता है वही पेट्रियार्क बनता है। निंग स्माइल करते हुए कहते हैं कि पितृपुरुष सुनने में टू ओल्ड लगता है, सीनियर ब्रदर ज्यादा बेटर है। ये सुनकर वो लड़की उनके वर्ड्स पर फ्लैट हो जाती है। सचमुच हर कोई उनके लिए मेल्ट हो जाता है। तो निंग कहते हैं कि वो अब उनकी कल्टीवेशन में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने आसपास की सारी ऑरा ड्रेन कर ली है, बाकी लोग कल्टीवेट नहीं कर पा रहे। निंग सेलेस्टियल डीमन सेक्ट के स्क्रिप्चर वॉल्ट की ओर बढ़ते हैं और वहां एक मैसिव लाइन देखते हैं। वो पूछते हैं क्या यहाँ सब वॉल्ट में जाने वाले हैं, ऐसे तो सेंचुरीज लग जाएंगे। एक आदमी जवाब देने लगता है, लेकिन तभी रियलाइज करता है कि ये तो पेट्रियार्क हैं। सब लोग उनके लिए प्यार में पड़ जाते हैं और रास्ता देने लगते हैं, उन्हें हैंडसम और अमेजिंग बुलाते हैं। निंग का चार्म तो ईयरी सा है। ना सिर्फ उन्होंने एम्प्रेस का दिल जीता, बल्कि ढेर सारे डिसाइपल्स के हार्ट्स भी जीत लिए। गाइज विश करते हैं कि काश उनके पास निंग के करिश्मा का 10वां हिस्सा भी होता। तभी कोई बाहर निकलता है और शिकायत करता है कि वॉल्ट के सामने टू मच नॉइज हो रहा है। ये एल्डर ग्वान है, जो पूछते हैं यहाँ कोई रूल्स नहीं है क्या। वो निंग के पास आते हैं और उनके आसपास की सारी लड़कियां पीछे हट जाती हैं। एक लड़का कमेंट करता है कि ग्वान एक ओल्ड फैशन और स्ट्रिक्ट एल्डर हैं, जिन्हें एम्प्रेस से उलट बात करने की वजह से वॉल्ट में एग्जाइल कर दिया गया था। अगर वो आपको घूर लें तो आपका सब कुछ खत्म। ग्वान कुछ करने की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन तभी वो निंग को गहरा सम्मान देते हुए झुकते हैं। ये पहली बार है जब कोई उन्हें इतना रिस्पेक्टफुल दिखता है। सब लोग टोटल शॉक में हैं। एल्डर ग्वान निंग को वॉल्ट की देते हैं और कहते हैं कि वो जो चाहे एक्सेस कर सकते हैं। निंग सोचते हैं कि ये तो स्ट्रिक्ट लगते ही नहीं। ग्वान एक्सप्लेन करते हैं कि जितना ऊपर जाएंगे टेक्निक्स उतनी ही स्ट्रांग होंगी और स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएंगे। फिर वो पूछते हैं कि निंग कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन निंग तुरंत वैनिश हो जाते हैं। वो पावरफुली लीप करते हैं और कहते हैं मैं 50वें फ्लोर पर जाना चाहता हूँ, वन गो में। ग्वान चिल्लाते हैं कि पेट्रियार्क का लिमिट 30वां फ्लोर है। यहां तक कि मोस्ट गिफ्टेड डिसाइपल भी 40वें फ्लोर से आगे नहीं जाता। सिर्फ ग्रैंड एल्डर और सुप्रीम एल्डर ही कभी 50वें फ्लोर तक पहुंचे हैं। निंग सोचते हैं कि उनके बॉडी में ढेर सारी ऑरा स्टोर्ड है, अब उन्हें बेस्ट टेक्निक्स चुननी है। वो उस गेट को खोलते हैं जो फ्लोर की ओर जाता है। वो स्किल स्क्रोल्स के शेल्फ्स के बीच चलने लगते हैं। जितने ज्यादा स्पिरिचुअल वेन्स होंगे, ऑरा उतनी ही तेजी से ग्रो करेगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। लेकिन इतनी ऑरा होने के बावजूद वो सिर्फ 12 स्पिरिचुअल वेन्स ही खोल पाते हैं, जो इनफ नहीं है। तभी उनके सामने एक स्क्रोल ग्लो करता दिखता है। वो वंडर करते हैं कि ये क्या है। पता चलता है कि ये एडवांस्ड अर्थ टेक्निक्स में से एक है, डीमन किंग टेक्निक। वो डिसाइड करते हैं कि यही वो टेक्निक है जो वो लर्न करेंगे और स्क्रोल खोलते हैं। फिर वो अपने कॉम्प्रिहेंशन बूस्ट का यूज करते हैं ताकि टेक्निक जल्दी सीख सकें। सिस्टम उन्हें इन्फॉर्म करता है कि होस्ट ने डीमन किंग टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, इसका एलिमेंट्री लेवल अचीव हो गया है और टेक्निक को मैक्सिमम लेवल तक अपग्रेड कर दिया गया है। निंग को अपने बॉडी में सारी पावर कोर्सिंग होती महसूस होती है। उनके बॉडी और आईज ग्लो करने लगते हैं। अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। बाहर क्राउड स्टन्ड है। पेट्रियार्क ने एक इनक्रेडिबल टेक्निक ढूंढ ली है। ग्वान वंडर करते हैं कि वो एक साथ कितना इंड्योर कर सकते हैं। वॉल्ट की का यूज करके ग्वान निंग से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें कॉल आउट करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि प्लैग की मदद से वॉल्ट के अंदर का कोई भी आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकता है। क्योंकि उन्होंने कुछ स्ट्रेंज देखा तो वो पेट्रियार्क के लिए वरिड हो गए। निंग कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है, उनके बहुत कम स्पिरिचुअल वेन्स ओपन हो रहे हैं। कामली वो उन्हें डिस्करेज करने को कहते हैं। नॉर्मली 10 से ज़्यादा स्पिरिचुअल वेन्स खोलना भी गुड होता है, लेकिन निंग डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उनकी आधी ऑरा अनयूज्ड रह गई है। उन्होंने सिर्फ 100 स्पिरिचुअल वेन्स खोले। एल्डर स्टंड हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि 100 वेन्स तो डीमन किंग टेक्निक का लिमिट है। सिर्फ एक सेलेस्टियल लेवल बिगिनर ही ऐसा कर सकता है, वो भी 30 मिनट में। इट्स इनक्रेडिबल। सिस्टम अनाउंस करता है कि निंग ने एल्डर ग्वान को शॉक कर दिया है, इसलिए उन्हें रिवॉर्ड में डिवाइन रिकॉर्ड टेक्निक मिली है, जो डिवाइन फिजिक को अनलॉक करने में हेल्प करती है। एक और स्क्रोल अपीयर होता है। उस वर्ल्ड के मार्शल आर्ट्स 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं: डिवाइन, हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो। डिवाइन रिकॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग डिवाइन टीयर एबिलिटी है। तो निंग सिस्टम से डिवाइन रिकॉर्ड को कल्टीवेट करने को कहते हैं। सिस्टम उनकी कॉम्प्रिहेंशन पावर को 10 टाइम्स बूस्ट करता है ताकि वो डिवाइन रिकॉर्ड को अंडरस्टैंड कर सकें। निंग के आसपास कई पावरफुल पॉइंट्स इमर्ज होते हैं और वो वंडर करते हैं कि उनकी ऑरा एब्जॉर्प्शन अचानक रुक क्यों गई।
सडनली उन्हें अनबियरेबल पेन महसूस होता है। डिवाइन टेक्निक कल्टीवेट करने से उनके प्रीवियस स्पिरिचुअल वेन्स डिसॉल्व हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी बोन्स टूटकर फिर से बन रही हों। सिस्टम अनाउंस करता है कि होस्ट ने डिवाइन रिकॉर्ड का 30% कॉम्प्रिहेंशन अचीव कर लिया है। उनका डिवाइन फिजिक अब एक्टिव है और स्पिरिचुअल वेन्स खुलने वाले हैं। निंग सोचते हैं कि 10 गुना कॉम्प्रिहेंशन बूस्ट के बावजूद वो सिर्फ 30% ही एब्जॉर्ब कर पाए। वो देखना चाहते हैं कि ये डिवाइन टेक्निक कितने स्पिरिचुअल वेन्स लॉक कर सकती है। वॉल्ट के अंदर से पावरफुल लाइट्स बाहर निकलती हैं। कोई एल्डर से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। ग्वान जवाब देते हैं कि ये डिवाइन ओशन जैसा लगता है। कल्टीवेट करते समय ऑरा एक स्ट्रीम की तरह गैदर होती है। जितनी ज्यादा ऑरा बेटर कल्टीवेशन, लेकिन जब मैसिव अमाउंट ऑफ ऑरा गैदर होती है तब ओशन बनता है। पेट्रियार्क का कल्टीवेशन टैलेंट एक्सट्रीमली हाई होगा। निंग जो पावर रिलीज करते हैं वो वॉल्ट की वॉल्स और सीलिंग को पार कर जाता है। कोई चिल्लाता है कि पेट्रियार्क और उनका स्पिरिचुअल ओशन आसमान की ओर उठ रहा है। नीचे से निंग को वॉल्ट के टॉप से पावर के एक्सप्लोजन में बाहर निकलते देखा जा सकता है, जो सेलेस्टियल डीमन सेक्ट की सारी ऑरा एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ग्वान चिल्लाते हैं कि वो टू यंग हैं और इतनी ऑरा एब्जॉर्ब करना इम्पॉसिबल है। तभी सुप्रीम एल्डर स्काई में उड़ते हुए आते हैं। वो कहते हैं कि ये रेकलेस मूव है और पूछते हैं कि कौन उनकी सेक्ट की ऑरा स्टील करने की कोशिश कर रहा है। सब लोग उनकी अपीयरेंस से शॉक्ड हैं। आफ्टर ऑल वो सिक्लूजन में थे। कोई कमेंट करता है कि उन्होंने इमॉर्टल एम्परर के रेल्म को अचीव कर लिया होगा। सुप्रीम एल्डर ग्राउंड पर लैंड करते हैं फ्यूरियस। सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। ग्वान उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि अब वो और एम्प्रेस दोनों एम्परर लेवल पावर पोजेस करते हैं। अब कोई सेक्ट को एलिमिनेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ओल्ड मैन रेज से भरे हुए हैं और चिल्लाते हैं कि उन्होंने सक्सीड नहीं किया। वो एडवांसमेंट के वर्ज पर थे जब उनकी ऑरा अचानक एब्जॉर्ब हो गई। फिर वो पूछते हैं कि ये मेस कौन कर रहा है। ग्वान कमेंट करते हैं कि क्योंकि एल्डर 1 साल से गॉन थे वो आउट ऑफ द लूप हैं। ये पेट्रियार्क हैं। ओल्ड मैन शॉक्ड हो जाते हैं कि लू ने शादी कर ली। फिर पूछते हैं कि उनका हस्बैंड कौन है, डिवाइन पैलेस का एम्परर या सेलेस्टियल मिस्ट का लॉर्ड। लेकिन ये कोई नहीं, ये सेक्ट का मेंबर है। वो स्टंड होकर चिल्लाते हैं कि कोई डिसाइपल उनके वर्दी नहीं हो सकता। ऐसी शादी रॉन्ग है। केओस में कोई कहता है कि ये यंग मैन सर्टनली वर्दी है। ये एम्प्रेस हैं जो सीन पर अराइव कर चुकी हैं। उनकी प्रेजेंस में सब बाव करते हैं। एंग्रीली ओल्ड मैन कहते हैं कि वो बैड गर्ल हैं। राइटियस अलायंस की नज़र सेक्ट पर है। कहानी शुरू होती है एक ड्रामेटिक सीन के साथ, जहां गुयान, एक बुजुर्ग आदमी, अपनी आवाज में चिंता लिए बोलता है कि दुश्मन कभी भी आक्रमण कर सकता है। उसका कहना है कि महारानी को एक शक्तिशाली पति चुनना चाहिए था। महारानी तुरंत जवाब देती हैं, अपनी जुबान संभालो बूढ़े, मैं अभी भी महारानी हूं और तुम्हें मेरे पर्सनल ड्यूटीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज में गुस्सा और अधिकार दोनों झलकता है। बुजुर्ग अनमने ढंग से सहमति जताता है, लेकिन उसका चेहरा बता रहा है कि वो खुश नहीं है। अचानक कोई गुयान के कान में फुसफुसाता है, हमें कभी नहीं लगा था कि महारानी सुप्रीम एल्डर को भी पितरी पुरुष के लिए बिल्कुल दया नहीं दिखाएंगी। ऊपर आसमान में मिंग ध्यानमग्न है किसी शक्ति के संपर्क में। तभी एक आदमी चिल्लाता है, देखो, सेलेस्टियल लाइटनिंग थंडर बन रहा है। दूसरा सवाल करता है, क्या पितृपुरुष कोई नई शक्ति विकसित कर रहे हैं? गुयान मन ही मन सोचता है, ये सब कैसे हो गया? निंग शांत दिखता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर विकसित हो रहा है। सुप्रीम एल्डर चिल्लाता है, ये कोई साधारण बिजली नहीं है, ये थंडर ड्रैगन है जो स्पिरिचुअल ओशन को पार कर रहा है। वो इसका इस्तेमाल और नसें खोलने के लिए कर रहा है। फिर वो महारानी की ओर मुड़ता है और पूछता है, क्या तुम्हारा पति वाकई में सिर्फ एक साधारण शिष्य है? इस टैलेंट के साथ हो सकता है वो एक दिन सम्राट रियल्म तक पहुंच जाए। महारानी के मन में सवाल उठता है, क्या निंग ने ये सारा केओस सिर्फ और स्पिरिचुअल नसें खोलने के लिए किया? अगर ऐसा है तो वो डिवाइन पावर के और भी करीब है। तभी कोई ऊपर की ओर इशारा करके चिल्लाता है, सब लोग देखो, स्पिरिचुअल ओशन गहरा होता जा रहा है और उसका पानी सूख रहा है। निंग गंभीर दिखता है। सामने खड़ा है एक विशाल ड्रैगन जो बन चुका है। अगर उसकी ऑरा पर्याप्त नहीं रही तो ये थंडर ड्रैगन उसे फटने और मरने की कगार पर ले जाएगा। महारानी तेजी से निंग की ओर बढ़ती है और सुप्रीम एल्डर से कहती है, तुम यहीं से देखो, मैं उसकी रक्षा करूंगी। फिर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल शुरू करती है ताकि निंग को नियंत्रित कर सके, जो अब नीचे उतर रहा है। निंग को उम्मीद नहीं थी कि थंडर ड्रैगन को स्पिरिचुअल नसों में बदलने के लिए इतनी ज्यादा ऑरा की जरूरत पड़ेगी। महारानी अचानक चौंक जाती है जब निंग उसकी ऑरा को बलपूर्वक खींचने लगता है। वो उसकी रक्षा कर रही है, लेकिन ये पहली बार है जब ऐसा कुछ हुआ। सब लोग हैरान है कि कोई महारानी से ऐसी ट्रीटमेंट पा सकता है।
निंग को देखते हुए महारानी सोचती है, इसका भूख तो देखो, मेरी ऑरा भी चाहिए इसे। उत्सुक होकर वो देखना चाहती है कि वो कितनी ऑरा ले सकता है। वो अपनी पूरी सेलेस्टियल सम्राट शक्ति का इस्तेमाल करती है और निंग को अपनी ऑरा दे देती है। मिंग उस विशाल ड्रैगन के सामने जितनी ऑरा ले सकता है लेता है। स्पिरिचुअल नसों का थंडर वाकई में असाधारण है। मुस्कुराते हुए पितृपुरुष को अपार शक्ति मिलती है और वो अपनी पत्नी की ओर बढ़ता है। महारानी इस सिचुएशन से हैरान है। निंग उसे अपनी बाहों में लेता है और थैंक्स बोलता है। फिर वो थोड़ा मजाक करता है, तुमने अपनी पावर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए दी है ना? महारानी शिकायत करती है, मुझे छोड़ो अब। निंग को नहीं लगा था कि वो उसे बचाएगी। लगता है उसे जिंदा रखना वाकई जरूरी है। दोनों अब आसमान में उड़ते हैं, बिना स्पिरिचुअल ओशन और ड्रैगन के। गुइयान सुप्रीम एल्डर से पूछता है, पहली जागृति में तुमने कितनी स्पिरिचुअल नसें खोली थीं? बूढ़ा जवाब देता है, 8, और मुझे जीनियस माना गया था। फिर वो कहता है, ये लड़का गजब का टैलेंटेड है, शायद वो 40 या 50 नसें खोल ले। नीचे से वुबियान पितृपुरुष को पुकारता है, तुमने कितनी स्पिरिचुअल नसें खोली? निंग कहता है, देखता हूं। फिर वो जवाब देता है, आधे से ज्यादा ऑरा अभी भी बाकी है और मैंने सिर्फ 199 नसें खोली हैं। सुप्रीम एल्डर और गुइयान ये सुनकर दंग रह जाते हैं। इतनी सारी स्पिरिचुअल नसें, ये तो अविश्वसनीय है। इधर डोंगिंग साम्राज्य के इंपीरियल कोर्ट में हीलर चैन लियो अपने स्वामी को बताता है, थंडर ट्रिब्यूलेशन सेलेस्टियल डेमन सेक्ट से आया था। किम लिनबा का सम्राट गुस्से में कहता है, जब से मेरा बेटा उस सेक्ट से वापस आया, उसकी आत्मा खो गई। कोई दवा उसे ठीक नहीं कर सकी। गुस्से में वो तान लियो से कहता है, राइटियस अलायंस से संपर्क करो, हमें सेलेस्टियल डेमन सेक्ट को नष्ट करने की जल्दी चर्चा करनी होगी। हीलर कहने की कोशिश करता है कि महारानी वहां है, लेकिन लिनबा को कोई परवाह नहीं। सेक्ट डोंगिंग के क्षेत्र में है और मजबूत हो रहा है। अगर अब नहीं रोका तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। कहीं और 3 बुजुर्ग आसमान की ओर देख रहे हैं। उनमें से एक शेनशिन कहता है, ये लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन शायद ये दिखाता है कि महारानी डिवाइन रियल्म में जा रही हैं। दूसरा कहता है, अभी डिवाइन रियल्म जैसा नहीं लगता। अगर उसने ब्रेक थ्रू किया तो 6 महीने के अंदर सेक्ट पर हमला करने में हम हार जाएंगे। जेनशिन सहमति जताता है, लेकिन कहता है, महारानी देवी नहीं बन सकती, वो डिवाइन रियल्म में नहीं जा सकती। थ्रोन किंग की लड़ाई याद करो। कई असली सम्राटों ने देवता बनने की कोशिश में अपनी जान गंवाई, लेकिन अंत में वे असफल रहे और पछतावे के साथ मरे। उनके पीछे का बूढ़ा कहता है, इस बार का थंडर ट्रिब्यूलेशन बहुत तीव्र था, शायद इसने पूरे रियल्म को अलर्ट कर दिया। हमें पता करना होगा कि इसका कारण क्या था। आखिर में जेनशिन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां से आया, जो मायने रखता है वो है कि महारानी इसमें शामिल है। हमें सेक्ट से जल्द निपटना होगा। सेक्ट में महारानी और निंग सबके सामने जमीन पर उतरते हैं। सेलेस्टियल एल्डर शैकन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सेक्ट में ऐसा इंसान आएगा। ये लड़का सेलेस्टियल रियल्म में पहुंचते ही एक ताकतवर हथियार बन जाएगा। अचानक लू निंग की शर्ट पकड़ती है और एक झटके में फाड़ देती है। निंग शर्मिंदा होकर कहता है, पब्लिक में ऐसा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, यहां ढेर सारे शिष्य हैं। शिष्य अपनी आंखें ढक लेते हैं ताकि ये सीन न देखें, लेकिन महारानी बेफिक्र रहती है। वो निंग के सीने पर हाथ रखकर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है। निंग कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ता है और पूछता है, ये क्या था? महारानी कहती है, तुम्हारे शरीर में अभी भी छुपा हुआ नुकसान था, मैंने उसकी मदद की। निंग कंफ्यूज्ड है। फिर वो कहती है, लगता है तुम्हारी बीवी को तुम्हारी हेल्थ की चिंता है, वो तुम्हें ठीक देखना चाहती है। निंग मजाक में कहता है, अरे मैं तो टच हो गया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो चौंक जाता है। लू उसके बकवास से तंग आकर उसे अपनी शक्ति से दूर फेंक देती है। युआन पूछता है, क्या पितृपुरुष ठीक होंगे? महारानी जवाब देती है, मैंने अपनी 10% शक्ति भी नहीं लगाई, वो जिंदा रहेगा। फिर वो सबको धमकी भरी नजरों से देखकर कहती है, आज की घटनाओं के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, अगर किसी ने मुंह खोला तो वो खत्म हो जाएगा। सब लोग सहमति जताते हैं और कहते हैं, हमें चेतावनी समझ आ गई। दूर निंग जोर से एक झील में गिरता है। उसकी आवाज से कई लड़कियां जो वहां नहा रही थीं चौंक जाती हैं। गुस्से में निंग कहता है, लू को मेरा सम्मान करना चाहिए, मैं उसका पति हूं, फिर भी उसने मुझे फेंक दिया। एक लड़की उसे पहचान लेती है और कहती है, अरे ये तो पितृपुरुष हैं। सब लड़कियां शर्मा जाती हैं और पूछती हैं, आप हॉट स्प्रिंग्स में क्यों हैं?
निंग चिंतित हो जाता है कि उसकी पितृपुरुष की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। वो जल्दी से कहता है, ये एक एक्सीडेंट था, मैं रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। लेकिन एक लड़की उसकी बात अनसुनी कर देती है और कहती है, आप ऐसे लगते हैं जो चीज़ें देखना पसंद करते हैं। शर्माती हुई वो कहती है, आप बिना किसी प्रॉब्लम के इधर उधर देख सकते हैं। बेताब लड़कियां उसके टोन्ड एब्स को छूने के लिए दौड़ पड़ती हैं, लेकिन निंग दूर कूद जाता है, जिससे सारी लड़कियां निराश हो जाती हैं। गुस्से में निंग घर की ओर बढ़ता है, सोचते हुए कि लू ने उसकी रेपुटेशन बर्बाद कर दी। उसका डिवाइन फिजिक तो और भी खतरनाक बना देता है। कम से कम उसने रिलेशनशिप में चीट नहीं किया, वरना उसकी जिंदगी का बाकी हिस्सा खतरे में पड़ जाता। महारानी उससे मिलती है और पूछती है, हॉट स्प्रिंग्स में नहाना अच्छा था? निंग चौंक जाता है, लेकिन महारानी बेफिक्र होकर कहती है, मेरे पीछे आओ। ड्यूक एक अंधेरी गुफा में जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि सेक्ट में ऐसी भी जगह है। महारानी बताती है, ये सेक्ट का निषिद्ध क्षेत्र है, हेवनली डेमोनिक केव, जहां सभी पूर्व नेताओं की आत्माएं रहती हैं। निंग कंफ्यूज्ड है। वो सोचती है कि जब उसे गॉडेस बनने का मैनुअल मिल जाएगा और वो डिवाइन रेल्म को तोड़ देगी, तो सेक्ट को अब किसी भी मॉन्स्टर से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो निंग ताइनियन से कुछ करने के लिए कहती है। लड़का पूछता है क्या है वो। गंभीर होकर वो कहती है कि वो चाहती है कि निंग उस विशाल मूर्ति के पत्थर पर अपनी ब्लड की एसेंस डाले। निंग को समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। ब्लड की एसेंस सबसे शुद्ध कल्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इसे ऐसे डालना किसी और को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। निंग के चिंतित चेहरे को देखकर एम्प्रेस कहती है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर मेरा इरादा ऐसा होता तो मैं कब का ये कर चुकी होती। निंग सोचता है कि वो सच कह रही है। अगर वो उसे खत्म करना चाहती तो उसके सिस्टम के बावजूद वो पहले ही ऐसा कर चुकी होती। लेकिन ये अजीब है कि उसने एक सर्वेंट से शादी की। अब वो उससे कुछ मांग रही है तो ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, शायद कुछ ऐसा जो पूरे सेक्ट से जुड़ा हो। आखिरकार निंग मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं करूंगा। वो देखना चाहता है कि एम्प्रेस क्या चाहती है। अपने मैजिक का यूज करके निंग अपनी ब्लड की एसेंस को मटीरियलाइज करता है और उसे पत्थर की मूर्ति पर डाल देता है। जैसे ही वो मूर्ति के माथे पर पड़ती है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। अचानक मूर्ति के सामने एक आदमी प्रकट होता है, जो डरावने ढंग से हंसते हुए चिल्लाता है, आखिरकार मुझे जगा दिया गया। गंभीर होकर लाऊ पूछती है, क्या ये वो आदमी है जो सेक्ट का फाउंडर था? निंग हैरान हो जाता है, सोचता है कि सेक्ट की स्थापना को सैकड़ों साल हो गए और फाउंडर अभी भी जिंदा है। हंसते हुए वो आदमी कहता है, हाँ, सैकड़ों साल बीत गए और आखिरकार उन्होंने किसी डिवाइन फिजिक वाले को यहां भेजा। एम्प्रेस सवाल करती है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो मैनुअल और गॉडेस बनने का तरीका जो तुमने वादा किया था, वो कहाँ है? वो आदमी हंसता रहता है और कहता है, लड़की, तुम बहुत भोली हो अगर तुम सोचती हो कि मैनुअल में गॉडेस बनने का तरीका है। वो तो बस एक अफवाह थी जो मैंने बनाई थी। तुम्हारी मूर्खता की वजह से मुझे बिना मेहनत किए डिवाइन फिजिक वाला मिल गया। तब निंग को समझ आता है कि उसने सिर्फ इसलिए उससे शादी की थी क्योंकि उसके पास डिवाइन फिजिक था, ताकि वो गॉडेस बन सके। लाऊ कहती है कि जो पैतृक शिक्षाएं पीढ़ियों से चली आ रही थी, वो सब इस आदमी ने बनाई थी, तो इसका मकसद था कि वो अपना शरीर वापस पाए और जिंदगी में लौट आए। वो आदमी कहता है, बिल्कुल सही, पहले के सारे लीडर्स बेकार थे, वो सेलेस्टियल फिजिक नहीं ढूंढ पाए, लेकिन इस मूर्ख लड़की ने ये कर दिखाया। एम्प्रेस हैरान होकर कहती है, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। फिर वो उस आदमी पर हेवनली डेमन पाम का वार करती है। निंग खुद को उस वार के इम्पैक्ट से बचाता है। सोचता है ये एम्प्रेस की ताकत है, जो उसकी किसी भी ताकत से कहीं ज्यादा है। वो आदमी एक रहस्यमय धुएं में बदल जाता है और कहता है, चाहे तुम्हारे पास इमॉर्टल एम्परर की कल्टीवेशन पावर हो, तुम मुझे हरा नहीं सकती। फिर भी मैं अभी स्पिरिचुअल फॉर्म में हूं, तो इतना मूर्ख नहीं हूं कि तुमसे सीधे टकराऊं। मेरा टारगेट कोई और है। वो आदमी निंग की तरफ बढ़ने लगता है। निंग को समझ आता है कि उस स्पिरिट का मकसद उसका शरीर हड़पना है। वो अपनी बाहें फैलाता है और चिल्लाता है, मुझ पर आसमा कर देख। एम्प्रेस दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है, ये बहुत खराब आइडिया है। वो चीखती है कि उसे वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन स्पिरिट कहता है, एक बार मैं अंदर आ गया तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। निंग के अंदर घुसते हुए वो कहता है, अफवाहें हैं कि डिवाइन फिजिक कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट है, बाकी सारे फिजिक इसके सामने कमजोर हैं। वो निंग के शरीर में घूमता है और फिर एक स्पिरिचुअल ओशन देखकर दंग रह जाता है। उसे लगता है कि निंग का कल्टीवेशन टैलेंट अविश्वसनीय है। उसे सोचता है कि उसे इतना लकी बॉडी मिल गया।
फिर उसे स्पिरिचुअल सी में थंडर की आवाज़ सुनाई देती है। तब उसे थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन दिखता है। उसने कभी ऐसा कल्टीवेटर नहीं देखा जिसकी स्पिरिचुअल वेन थंडर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो। प्राचीन काल से थंडर और लाइटनिंग स्पिरिट्स के दुश्मन रहे हैं। एक छोटी सी गलती और स्पिरिट उड़ सकता है। वो आदमी विश्वास नहीं कर पाता और निष्कर्ष निकालता है कि वो इस शरीर में नहीं रह सकता। निंग उस आदमी से कम्युनिकेट करता है, उसे मूर्ख बूढ़ा कहता है। अब जब वो अंदर है तो निकलना इतना आसान नहीं है। वो आदमी विश्वास नहीं कर पाता कि ये लड़का उसे चकमा दे गया। उसे समझ आता है कि उसका स्पिरिचुअल फॉर्म थंडर और लाइटनिंग के प्रति कमज़ोर है। क्योंकि निंग के पास थंडर ड्रैगन वेन है, तो निंग ने उसे जानबूझकर अंदर आने दिया। सिस्टम घोषणा करता है कि निंग ने हेवनली डेमन को शॉक कर दिया है और स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन एबिलिटी हासिल कर ली है, जो उसे स्पिरिचुअल पावर को अपनी ताकत में बदलने और मजबूत होने की क्षमता देती है। अपने शरीर के अंदर वो हेवनली डेमन से सामना करता है और कहता है, अब तुम इतने अहंकारी नहीं लग रहे। गुस्से में वो आदमी कहता है, भले ही मैं यहाँ सिर्फ एक स्पिरिट हूँ, मैं रियल्म का इमॉर्टल एम्परर हूँ और मुझे ऐसे कैप्चर नहीं किया जा सकता। वो निंग पर हेवनली डेमन पाम यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन निंग पर कोई असर नहीं होता। उसका ड्रैगन उसे प्रोटेक्ट करता है और वो आदमी विश्वास नहीं कर पाता कि ये भी पॉसिबल है। एक ही मूव में वो निंग अपने ड्रैगन को डेमन पर झपट्टा मारने को कहता है। वो स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन एबिलिटी का यूज करके हेवनली डेमन की पावर को हड़प लेता है। वो चीखता है कि उसका स्पिरिट थंडर से पूरी तरह दब गया है और वो अपनी आधी ताकत भी नहीं निकाल पा रहा। शांत होकर निंग हेवनली डेमन से कहता है, प्रतिरोध करना छोड़ दो और मेरे सेलेस्टियल फिजिक के लिए पावर बन जाओ। वो चीखता है, तुम बस एक लड़के हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन निंग बेपरवाह रहता है और ड्रैगन को उसे निगलने को कहता है। एक ही तेज मूव में वो ड्रैगन डेमन के स्पिरिट को काट लेता है और उसे पूरी तरह निगल लेता है। वो चीखता है कि वो निंग के अंदर घुलना नहीं चाहता। अब वो आदमी निंग के साथ मर्ज हो गया है, उसे अपनी सारी पावर दे दी है। एम्प्रेस अभी भी हैरान है कि गॉडेस बनने का मैनुअल बस एक अफवाह थी और ये सब एक झूठ था। निंग एक स्पिरिचुअल ट्रांस में लगता है और लाओ सोचती है कि अब उसके साथ क्या करना चाहिए। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती। फिर भी वो निंग की मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने उसे डेमन द्वारा कंज्यूम होते नहीं देखना चाहती। वो उसकी मदद के लिए तैयार होती है, लेकिन उससे पहले ही उसके चारों ओर का डोम टूट जाता है और निंग अपने ट्रांस से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो लाओ को बुलाता है। लड़की हैरान हो जाती है कि वो पजेस्ड नहीं हुआ। फिर वो चिल्लाती है, वो आदमी एक पावरफुल कल्टीवेटर था, रियल्म का इमॉर्टल एम्परर। तुम बस एक ब्लैक वॉरियर हो। तुमने उस डेमन के स्पिरिट को अब्जॉर्ब कैसे कर लिया? हंसते हुए निंग कहता है, इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर के साथ मुझे ढेर सारी ऑरा मिलेगी। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि अब्जॉर्प्शन की डिफिकल्टी की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने वाला है। सिस्टम का मैसेज देखकर निंग घबरा जाता है। फिर वो अंदर से जलने लगता है। उसका स्पिरिचुअल ओशन लावा जितना गर्म हो जाता है। वो चिल्लाता है, मैं फटने वाला हूं। लेकिन लाओ उसे किस करती है। निंग किस से पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन एम्प्रेस कहती है, अगर तुम फटना नहीं चाहते तो चुपचाप रहो। वो उसकी बॉडी में उग्र स्पिरिचुअल पावर को दबाने में उसकी मदद कर रही है। वो लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही रहते हैं, जब तक वो सारी पावर को कंट्रोल करने में उसकी मदद नहीं करती। फिर वो उसे धक्का देकर दूर करती है। मुस्कुराते हुए निंग कहता है, ये प्रोसेस तो बड़ा एक्साइटिंग था, अचानक हो गया। लड़की एक छोटा सा मैजिकल ऑर्ब बनाती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए है। निंग पूछता है, ये क्या है? लाओ जवाब देती है, ये एक स्पिरिचुअल पर्ल है जो स्पिरिट एनर्जी से बनी है। इसमें सेलेस्टियल डेमन की ऑरा है और तुम इसे डेली कल्टीवेशन टूल की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, कल्टीवेशन धीरे धीरे और कंसिस्टेंट होना चाहिए। तुम्हें एक बार में ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए नहीं रहूंगी। निंग सिर हिलाता है और उसे थैंक्स कहता है। फिर वो पूछता है, क्या सेलेस्टियल डेमन को डिस्ट्रॉय करना हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं माना जाएगा? ल्यूक एकदम से अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस विशाल मूर्ति को तोड़ देता है जो वहां खड़ी थी। वो गुस्से में कहता है, ये आदमी जिसने पीढ़ियों तक इस सेक्ट को लीड किया, वो सिर्फ अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए ऐसा करता था। ऐसा शख्स सेलेस्टियल डेमोनिक सेक्ट का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी का अपमान किया। लू मनी मन सोचती है कि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैनुअल एक झूठी कहानी होगी। बिना देवी बने वो आगे नहीं बढ़ सकती और उसे समझ नहीं आ रहा कि इन हमलों का क्या करे। खैर, अभी के लिए तो उनके पास कोई चारा नहीं है। अगर सचमुच हमला हुआ तो सेक्ट बस अपनी ताकत से उसे रोकने की कोशिश कर सकती है। भले ही सेक्ट तबाह हो जाए, लू ठान लेती है कि वो भविष्य में उस गुनहगार को जरूर सजा देगी।
थोड़ा दूर खड़ी लू को निंग पुकारता है और पूछता है, क्या मैं इवॉल्व कर रहा हूं? मेरा शरीर तो चमकने लगा है। महारानी मन ही मन सोचती है कि सचमुच इस लड़के में डिवाइन फिजिक है। कुछ ही दिनों में वो लगातार बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज हासिल करेगा। इतनी तेजी तो बहुत कम देखने को मिलती है। निंग ध्यान की मुद्रा में बैठा है और वो इवॉल्व कर रहा है। लू वहां से चली जाती है और कहती है, मैं उसे शांति से कल्टीवेट करने दूंगी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है, होस्ट को बधाई, आप अब 8 सितारा ब्लैक रेल्म वॉरियर बन गए हैं और अब 9 सितारा। फिर आखिरकार वो 1 सितारा स्पिरिचुअल रेल्म में पहुंच जाता है। निंग टिप्पणी करता है, स्पिरिचुअल रेल्म में आने के बाद कल्टीवेशन की कठिनाई बढ़ जाती है और ऑरा की जरूरत भी बहुत ज्यादा हो जाती है। चाहे भविष्य में कुछ भी हो, मुझे पहले अपनी नींव को मजबूत करना होगा। इधर शैडो डेमोनिक सेक्ट में एक युवा लड़का दूसरे से कहता है, सेक्ट लीडर यान सांची यहां है। दूसरा आदमी सांची से पूछता है, क्या वो फिर से इवॉल्व हुआ है? सांची जवाब देता है, हां, वो अब स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर पर पहुंच गया है और अब बस एक कदम दूर है अर्थ किंग रेल्म से। फिर वो आदमी कहता है, वो अभी सिर्फ 20 साल का है, लेकिन उसकी तुलना 50 साल से ज्यादा उम्र के एल्डर वेटरन से की जा सकती है। इस पोटेंशियल के साथ हमारी सेक्ट को अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। गुस्से में वो आगे कहता है, ये शर्म की बात है कि हमारी सेक्ट को सेलेस्टियल डेमोनिक सेक्ट दबा रही है। इस तरह तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्राचीन काल से डीमंस ने ताकत को सम्मान दिया है। सेलेस्टियल डेमोनिक सेक्ट की वो ताकतवर महारानी की वजह से वो सैकड़ों सालों से शीर्ष पर बनी हुई है। वो गुस्से से तिलमिलाने लगता है और सवाल करता है, उसके नाजुक हाथों से भला कोई कैसे डेमोनिक पाथ पर अपने लोगों को लीड कर सकता है? शैडो सेक्ट को राज करना चाहिए। फिर वो यिन सांची के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, सेलेस्टियल सेक्ट उस कॉन्फ्रेंस में होगी और तुम्हें वहां अपनी सेक्ट का प्रतिनिधित्व करना है। तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है। डेमोनिक पाथ पर हर कोई उस महारानी से नाराज है, इसलिए सभी अपनी अपनी सेक्ट के जीनियसेस को वहां भेज रहे हैं। यिन सांची आत्मविश्वास से कहता है, हम उनके डिसाइपल्स को हरा देंगे। उत्साहित होकर वो आदमी कहता है, देखते हैं जब ऐसा होगा तो वो डेमोनिक पाथ की लीडर के तौर पर अपनी सत्ता कैसे बरकरार रख पाएगी। उधर निंग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और कहता है, इस बार तो मैं लकी था। वो सेलेस्टियल डीमन बस स्पिरिचुअल स्टेट में था और मैं उसे हरा पाया। सुना है कि अलग अलग ताकतें लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं। भविष्य में हमें जरूर खतरनाक सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। वो उस पर्ल को देखता है और सोचता है कि महारानी सही थी। हर बार कोई ना कोई उसे मुसीबत से बचाने नहीं आएगा। तभी सिस्टम की आवाज आती है, फुल मून नाइट ऑरा से भरा हुआ है। ये कल्टीवेशन के लिए बेस्ट टाइम है। निंग कहता है, मुझे और मेहनत करनी होगी और जितनी जल्दी हो सके और ताकतवर बनना होगा। देर रात को लोग हैरान होकर देखते हैं कि पैट्रियार्क चट्टान के शिखर पर चांदनी में कल्टीवेशन कर रहा है। एक लड़की टिप्पणी करती है, एम्प्रेस के साथ रात बिताने की बजाय वो कल्टीवेशन कर रहा है। ये दिखाता है कि वो कितना हार्डवर्किंग और इनक्रेडिबल है। पुरुष चिल्लाते हैं, हमारा पैट्रियार्क इतनी मेहनत कर रहा है तो हम भला कैसे पीछे रह सकते हैं? हमें भी कल्टीवेट करना होगा। सिस्टम घोषणा करता है, आपने डिसाइपल्स को शॉक किया और उन्हें कल्टीवेट करने के लिए मोटिवेट किया। रिवॉर्ड है फुल मून के दौरान ऑरा एब्जॉर्प्शन स्पीड में 10 गुना वृद्धि। निंग अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, ये लोग इतने शॉक्ड क्यों हैं? लेकिन जल्द ही वो डिसाइपल्स को इग्नोर करके फुल मून ऑरा को 10 गुना तेजी से एब्जॉर्ब करने में जुट जाता है। चट्टान के शिखर पर कोई चिल्लाता है, देखो, चांदनी भी हमारे पैट्रियार्क की ओर खींची जा रही है। अचानक एक एल्डर वहां प्रकट होता है और पूछता है, ये सब लोग आधी रात को यहां क्या कर रहे हैं? एक लड़की ग्रैंड एल्डर से कहती है, प्लीज धीरे बोलिए, पैट्रियार्क के कल्टीवेशन में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो वो स्टन रह जाता है। फिर वो चिल्लाता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, पैट्रियार्क कल्टीवेट कर रहा है और बाकी ये बेवकूफ लोग भी। कोई उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि सब कल्टीवेट कर रहे हैं। चट्टान के शिखर पर निंग पहले से भी पूरी तरह से शांति से ध्यान की मुद्रा में बैठा है। वो लू द्वारा दी गई पर्ल का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सिस्टम घोषणा करता है, होस्ट अब 2 सितारा स्पिरिचुअल रेल्म में इवॉल्व हो गया है। निंग सोचता है, ये अच्छा है, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 2 महीने में अर्थ किंग रेल्म तक पहुंच सकता हूं। एल्डर टिप्पणी करता है, मुझे स्पिरिचुअल रेल्म से अर्थ किंग रेल्म तक पहुंचने में 2 साल लगे थे और ये लड़का कह रहा है कि वो 2 महीने में ऐसा कर लेगा जैसे ये दुनिया का सबसे आसान काम हो। एक आदमी चिल्लाता है, सब लोग देखो, हमारे पैट्रियार्क में कुछ अलग है। निंग की पल चमकने लगती है और वो अपने सभी डिसाइपल्स और एल्डर को शॉक कर देता है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे फेथ ऑरा की कल्टीवेशन मिलती है।
फेथ कल्टीवेशन तब होती है जब वो अपने फॉलोअर से घिरा हो और वो सब मिलकर कल्टीवेट करें। कल्टीवेशन स्पीड दुगनी हो जाती है और फॉलोअर्स द्वारा कल्टीवेट की गई ऑरा होस्ट को ट्रांसफर हो जाती है। नीचे देखते हुए निंग सोचता है, मेरे पास फॉलोअर्स की कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर मैं ग्रैंड एल्डर को अपने साथ जोड़ लूं तो मुझ पर आने वाली ऑरा और भी ताकतवर होगी। निंग मुस्कुराते हुए एल्डर के सामने उतरता है और कहता है, आज रात चांद खास तौर पर चमक रहा है, ऑरा भी बहुत है, चलिए हम सब मिलकर कल्टीवेट करते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे कहीं और जाना है। एक डिसाइपल चिल्लाता है, पैट्रियॉक ने मुझे इवॉल्व करवाया। बाकी लोग भी एक्साइटेडली सहमत होते हैं। एल्डर सोचता है, आज रात मुझे कौन सी लक मिली। ये सिर्फ ग्रुप कल्टीवेशन नहीं बल्कि कलेक्टिव इवोल्यूशन भी है। फिर वो कहता है, पैट्रियॉक ने इतने प्यार से इनवाइट किया, मैं मना कैसे कर सकता हूं। फॉलोअर्स के बीच वो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। उसे अजीब लगता है कि उसे कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा। कोई कहता है, पहले आपको चिल्लाना होगा कि पैट्रियॉक सबसे महान है। एल्डर कहता है, एक एल्डर के तौर पर मुझे इतनी एम्बैरेसिंग बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इवोल्यूशन की ताकत पाने के लिए वो चिल्लाता है, पैट्रियॉक सबसे महान है। ऐसा कहते ही दुगनी ऑरा उसके शरीर में प्रवेश करती है। एल्डर बार बार चिल्लाता है, पैट्रियॉक सबसे महान है। अब एक्सट्रीमली एक्साइटेड निंग अपनी आंखें बंद करके फिर से कल्टीवेट करने लगता है। वो सोचता है, मून ऑरा, पर्ल और फेथ की ताकत के साथ इफेक्ट और भी जबरदस्त होगा। आंसुओं के साथ एल्डर कहता है, पैट्रियॉक के साथ तो स्वर्ग ने सचमुच हमारी सेक्ट को आशीर्वाद दिया है। इसके बाद हेमनली डेमोनिक पैलेस में महारानी को ग्रैंड हॉल के आखिरी छोर पर बैठा हुआ अनाउंस किया जाता है। ग्रैंड एल्डर अंदर आता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। महारानी पूछती हैं, क्या हुआ? बूढ़ा आदमी कहता है, कल रात में पैट्रियॉक के मूनलाइट कल्टीवेशन में शामिल था, इसलिए देर हो गई। दूसरा एल्डर टिप्पणी करता है, पैट्रियॉक तो बस एक ब्लैक रेल्म वॉरियर है। लेकिन ग्रैंड एल्डर जवाब देता है, मैंने उनके साथ कल्टीवेट किया और मेरी ऑरा हमेशा से ज्यादा इफेक्टिव और एबंडेंट थी। महारानी कंप्लेंट करती हैं, वो लड़का पूरी रात वापस नहीं आया और इतना बड़ा हंगामा कर दिया। फिर वो सबको अपने अपने पोस्ट पर लौटने को कहती हैं क्योंकि कॉन्फ्रेंस जल्दी शुरू होने वाली है।